अब इसको अभय तिवारी बोले या मनोज कुमार तिवारी, नियम के अनुसार झारखंड में 11+1 मंत्री होना चाहिए, पर है कितना? 10+1। 21 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है और इस एग्जाम को किस कंपनी ने कंडक्ट कराया ये आज तक किसी को नहीं पता। और यही सवाल सीआईडी जेएसएससी आयोग से पूछ रही है, पर जेएसएससी आयोग ने सीआईडी तक को ये बताने से इनकार कर दिया कि 2024 में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ उस एग्जाम को किस कंपनी ने कंडक्ट करवाया। आखिर इतनी गोपनीयता क्यों है जेएसएससी आयोग को? आखिरकार किसकी हाथ है इसके पीछे जिसे जेएसएससी बचाना चाहती है? क्या इन्हीं 10+1 मंत्रियों में जो एक है उसे जेएसएससी बचाना चाहती है या फिर कोई और है? इन सभी के बीच अपमानित कौन होता है? जेनजी मीन स्टूडेंट। पक्ष विपक्ष उन्हें किन किन बातों का सामना करना पड़ता है जिससे उनका कोई भी रिलेशन नहीं है। हम लोग को बताया दिया जाता है कि इस पार्टी से उस पार्टी से, ऐसा भी बात होता है। आपको लग रहा है सर इतना इतना रात हो गया और हम लोग जग रहे हैं, किस पार्टी के लिए जग रहे हैं? यहाँ कोई मेला नहीं सजा है, यहाँ छात्रों का फ्यूचर दाव में लगा हुआ है। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? ये बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, किसी भी स्टेट में अगर इतने हाई लेवल पर सभी एग्जाम पर गड़बड़ी हो रहा है तो इसका सारा इल्जाम किसी एक कालखंड को नहीं दिया जा सकता। जेएसएससी और जेपीएससी के जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें सिर्फ एक ही नाम सामने आ रहा है, अभय तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी। नाम दो पर आदमी एक है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार अभय तिवारी और प्राइवेट सेक्टर में मनोज कुमार तिवारी के नाम से जाना जाता है। आज झारखंड में जो छात्रों का प्रोटेस्ट एग्जाम में हुई धांधली के विरोध चल रहा है, इस प्रोटेस्ट का मुख्य कारण यही प्राइवेट सेक्टर वाले मनोज कुमार तिवारी है। बात है 2024 का, जब जेएसएससी आयोग ने जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए टीडीपीएल कंपनी को देती है, जिसका फुल फॉर्म है टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। जेएसएससी आयोग और टीडीपीएल कंपनी के बीच यह एग्रीमेंट होता है कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम टीडीपीएल कंपनी कराएगी। यहीं से पूरे कहानी में एक मोड़ आता है। मनोज तिवारी को टीडीपीएल कंपनी ने अपना ऑथराइज्ड पर्सन नियुक्त किया था। जेएसएससी कार्यालय में एजेंसी से संबंधित सभी आधिकारिक कार्य मनोज तिवारी के माध्यम से होगा। 4 सितंबर 2024 को जेएसएससी ने टीडीपीएल को वर्क ऑर्डर देता है, पर ठीक एक दिन बाद यानी 5 सितंबर को टीडीपीएल ने इस बात से इनकार कर देती है क्योंकि उसको जिस रेट में काम चाहिए था वो रेट जेएसएससी सीजीएल नहीं दे रही थी। यानी जिस रेट पे वो काम दे रही थी टीडीपीएल ने उसका 3 गुना रेट लेने की बात कही। तो इस बात से टीडीपीएल अपना पीछे हट गया और ठीक 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर 2024 को टीडीपीएल ने अपना सारा अधिकारी जो एग्रीमेंट था वो जेएसएससी सीजीएल से रद्द कर देती है। यहाँ नोट करने वाला पॉइंट ये है कि जेएसएससी आयोग ने 21 सितंबर को ही एग्जाम का डेट पहले ही जारी कर चुका था और इसी मंथ 7 सितंबर को जब टेंडर कैंसिल होता है तो जेएसएससी आयोग पर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है कि 21 सितंबर को एग्जाम है और 7 सितंबर को ये टेंडर कैंसिल होता है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है जेएसएससी आयोग को। इसके बाद जेएसएससी आयोग ने जब जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए दूसरे कंपनी को ये टेंडर देती है तो वो जो दूसरा कंपनी है वो कंपनी भी जेएसएससी कार्यालय में अपना ऑथराइज्ड पर्सन बनाकर मनोज कुमार तिवारी को ही भेजता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये मनोज कुमार तिवारी टीडीपीएल जो कंपनी थी उसका भी ऑथराइज्ड पर्सन मनोज कुमार तिवारी ही था और ये जो नया कंपनी आई है इसका भी ऑथराइज्ड पर्सन जो है ये मनोज कुमार तिवारी। यहां हम इस कंपनी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं ये पता है, क्योंकि इस कंपनी के बारे में यानी कि जो दूसरा कंपनी है जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराई इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी आयोग को ही पता है। यहां तक कि इस बात की जानकारी अभी तक सीआईडी को भी नहीं है कि जेएसएससी सीजीएल जो 21 सितंबर को एग्जाम हुआ है उसमें किस कंपनी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जब सीआईडी ने जेएसएससी आयोग को जब लेटर लिखी कि बताइए कि 21 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम किस कंपनी ने कंडक्ट कराया, तो उसने जवाब में पता है क्या दिया? एजेंसी चयन संबंधित चयन तथा प्रश्न पत्र
विशेषज्ञ की सूचना गोपनीय है, मतलब ये बात एजेंसी कहती है और ये भी कहती है जिसकी गोपनीयता अक्षुण्ण रखना अनिवार्य है। यानी सीआईडी को भी ये बात नहीं बताती है कि आखिरकार सीजीएल का एग्जाम किसने कंडक्ट कराया था। आखिरकार इतना प्राइवेसी क्यों? हो सकता है इसके पीछे किसी ना किसी बड़े आदमी का हाथ हो या बड़े मंत्री का हाथ हो, पर इस पर हम थोड़ा देर बाद चर्चा करेंगे। जेएसएससी सीजीएल का जब एग्जाम खत्म होता है तो एग्जाम खत्म होने के बाद टीडीपीएल कंपनी को जेएसएससी आयोग ने ब्लैक लिस्ट कर देती है, ये बोलते हुए कि टीडीपीएल कंपनी ने जेएसएससी को एग्जाम के समय धोखा दिया था। अब अगर देखा जाए तो टीडीपीएल कंपनी को दो आयोगों ने आधिकारिक तौर पर ब्लैकलिस्ट करती है। पहला है यूपी के एक आयोग और दूसरा है झारखंड के जेएसएससी आयोग के द्वारा। दो आयोग के द्वारा ब्लैकलिस्ट करने के बावजूद भी झारखंड के पीसीएस एग्जाम, जेपीएससी प्री और मेंस का एग्जाम इसी कंपनी के थ्रू कंडक्ट कराने का एग्रीमेंट साइन किया जाता है। और फिर क्या, जेपीएससी एग्जाम में इतने हाई लेवल की गड़बड़ी देखी जाती है कि जेपीएससी प्री के एग्जाम में जिस लड़के ने 34 क्वेश्चन बनाया है उसमें से उसका 17 क्वेश्चन गलत होते हुए भी उसका प्री एग्जाम क्लियर होता है। जब 34 क्वेश्चन वाले ओएमआर सीट की चर्चा होनी शुरू हुई तो जेपीएससी अध्यक्ष एल खयांते ने अपना इस्तीफा दे दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि झारखंड का ही एक आयोग जेएसएससी ने जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करती है उसी कंपनी से झारखंड पीसीएस का एग्जाम कराया जाता है। समझ सकते हैं कि किस लेवल का गड़बड़ी किया जा रहा है। इस 14वां जेपीएससी के प्री में अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी का सिलेक्शन होता है और इसके साथ साथ इसके पत्नी और इसका भाई का भी सिलेक्शन होता है। अब यहाँ बात ये उठती है कि अगर मनोज कुमार तिवारी को किसी कंपनी ने अपना ऑथराइज्ड पर्सन बनाता है तो इसमें मनोज कुमार तिवारी का आखिर क्या गलती है? अगर मनोज कुमार तिवारी और उसके भाई और उसका पत्नी सेटिंग से अपना जॉब लेते हैं तो उस जॉब को खारिज कर दिया जाए। पर असल में असली कहानी यहां से शुरू होता है। अभय तिवारी अभी प्रेजेंट में बीएसओ के पोस्ट पर कार्यरत है, पर अभी फिलहाल सीआईडी के अधीन है। अभी प्रेजेंट में अभय कुमार तिवारी झारखंड के 7 से ज्यादा एग्जाम को क्लियर किया है फ्रॉड तरीके से, जिसमें टीजीटी, बीएसओ, जेएसएससी सीजीएल, आरएफओ, एएलएफ और फूड सेफ्टी ऑफिसर। और अभी जो जेपीएससी प्री का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में अभय कुमार तिवारी का एग्जाम क्लियर है। और अगर हम बात करें कि अभय कुमार तिवारी झारखंड के वो सभी ऑफिसर लेवल एग्जाम के मेरिट लिस्ट में अपना नाम डलवा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभय कुमार तिवारी सिस्टम के बहुत अंदर तक घुस चुके हैं। अभय तिवारी का मेन रोल मॉडल ये था, समझिए आप, कि पहले वो सभी एग्जाम में फ्रॉड तरीका से सिलेक्शन लेता था और इस सिलेक्शन के बेसिस पर यानी इस मेरिट के बेसिस पर बच्चों को प्रेरित करता था कि अगर हम सिलेक्शन ले सकते हैं तो तुम्हारा भी सिलेक्शन दिला सकते हैं, क्योंकि उसको दिलासा दिलाता था कि आयोग में यानी झारखंड के किसी भी आयोग में मेरा बहुत ऊपर तक पहुंच है और तुम्हारा भी सिलेक्शन हम करा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभय कुमार तिवारी सिस्टम के बहुत अंदर तक घुस चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या इसमें किसी मंत्री का हाथ है या नहीं? और अभय तिवारी के बारे में यह भी पता चला है कि 2021 में 11 महीना के लिए रांची स्टेशन के जस्ट बगल में एक होटल लेता है और उस होटल में ये सभी फ्रॉडबाजी का काम करता है। यानी कि एक होटल जस्ट रांची स्टेशन के बगल में लेता है और किसी भी पुलिस अधिकारी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता है और 11 महीना तक ये फ्रॉड चलता है। यानी कि 2021 में 11 महीना के लिए लेता है और इसी तरह से ये आज तक सभी एग्जामों में ऐसा फ्रॉडबाजी कर रहा था। तो इसका मतलब यह है कि अभय कुमार तिवारी सिस्टम के बहुत अंदर तक घुस चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या इसमें किसी मंत्री का हाथ है या नहीं? अब सवाल उठता है कि इस्तीफा कौन देगा? शिक्षा मंत्रालय किसके अधीन है? शिक्षा मंत्री कौन है? जवाब आता है कि स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मतलब हेमंत सोरेन के पास शिक्षा मंत्रालय है। इतनी बड़ी गड़बड़ी हेमंत सोरेन के नाक के नीचे तो नहीं चल रहा होगा कि शिक्षा में इस तरह से गड़बड़ी किया जा रहा है। और यहाँ शक यही जाता है कि स्वयं हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्रालय अपने पास आखिर क्यों रखेगा। मतलब साफ ये है कि हेमंत सोरेन के देखरेख में ये सभी के सभी गड़बड़ी हो रहा था। अब सवाल उठता है कि इस्तीफा कौन देगा? 10+1 मंत्री में वो 10 नहीं, जो एक है स्वयं हेमंत सोरेन, जिन्हें इस्तीफा देना होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय उन्हीं के अधीन था। चलो यहां मान ले कि हेमंत सोरेन का इसमें कोई हाथ नहीं है,
तो फिर जेएसएससी आयोग को सीआईडी से कोऑपरेट करने के लिए क्यों नहीं बोल रही हेमंत सरकार? यहां सीआईडी अगर पत्र लिखकर ये पूछ रहा है कि 2024 का सीजीएल का एग्जाम कौन सा कंपनी कंडक्ट कराया, तो फिर जेएसएससी आयोग इसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? क्या जेएसएससी हेमंत सोरेन के अधीन नहीं आता है? इस पूरे घटनाक्रम से तो यही पता चलता है कि स्वयं हेमंत सोरेन इस पूरे एग्जाम फ्रॉड का मुखिया है। और अंततः हम यही बोलेंगे कि इन सभी एग्जाम में हुए गड़बड़ी का जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय हेमंत सोरेन के अधीन आता है, तो ये जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है।